नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारा नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास 11th। क्लास 11th मैथमेटिक्स का हमारा पहला चैप्टर है समुच्चय। समुच्चय यानी कि सेट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए हम आपको सबसे पहले ये समझा देते हैं कि देखिए, कोई भी चीज हो सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक ना। समुच्चय का संग्रह किसी चीज का, या हम जिसे बोलते हैं कि कई लोग इकट्ठे तो वो एक संग्रह बन गया, ठीक ना। या हम ये बोलते हैं कि हमारा बोर्ड है, ठीक ना, हमने बोर्ड पे इतनी सारी चीजें लिख रखी हैं, तो ये हमारा क्या है, एक समुच्चय है। क्या हमारा है, समुच्चय। समुच्चय मतलब हो जाता है संग्रह। कोई चीज अगर इकट्ठा है तो वो हमारा क्या है, समुच्चय है। समझ में आ गया, इतना अच्छे समझ में आ गया ना। चलिए हम सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि हमें समुच्चय में पढ़ना क्या क्या है। टोटल हमें 9 चीजें पढ़नी है, ठीक ना। उसमें से हम एक आध चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ा भी देंगे। अभी के लिए हमें 9 चीज ही पढ़नी है, ठीक है। क्या है, पहला है समुच्चय और उनका निरूपण। क्या है, समुच्चय और उनका निरूपण। दूसरा क्या है, रिक्त समुच्चय। तीसरा क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक ना। परिमित और अपरिमित, जिसे बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक ना। चौथा क्या हमारा, समान समुच्चय, ठीक है। पांचवा क्या है, उप समुच्चय। छठा क्या पढ़ना है, घात समुच्चय। घात समुच्चय, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। बस आपको समझना है और पढ़ना है, ठीक ना। देखिए हमारे मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर का, या क्लास 9 से लेके 10, 11, 12 जितने भी चैप्टर है मैथमेटिक्स, हम ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो हमारा है उसको हम अपने जीवन में डेली प्रयोग करते हैं। डेली प्रयोग करते हैं, ये भी हमारा डेली ही प्रयोग होगा। कैसे होगा उसको हम आगे भी समझाएंगे, ठीक ना। छठा हमारा घात समुच्चय है। सातवां सर्वात्रिक समुच्चय। आठवां है समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रिया। नौवां क्या है, समुच्चय का पूरक। क्या है, समुच्चय का पूरक। टोटल 9 चीजें जानेंगे हम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे समुच्चय और उनका निरूपण, क्योंकि इसी के आधार पे समुच्चय और निरूपण, इसी के आधार पे हमारा पहला प्रश्नावली दिया गया है। पहला प्रश्नावली हमारा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं दावा करता हूँ कि अगर मैं आपको ये समझा दूंगा समुच्चय और उनका निरूपण, ठीक ना, तो आप पहली प्रश्नावली को मिनटों सेकंडों में हल कर ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे, ठीक ना। बस आप ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले हम आपको ये तो बता ही दिए हैं कि समुच्चय हमारा होता क्या है। समुच्चय मतलब संग्रह होता है। किसी चीज के इकट्ठा होने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा क्या, समुच्चय है। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। जी हमारा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में हमने इतनी सारी चीजें लिख रखी है, तो ये हमारा क्या है, समुच्चय है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं, ठीक ना। आप अपने कमरे में बैठे हैं, या आप मान लीजिए कि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वहाँ का जो क्लास रूम है, उस क्लास रूम में सारे बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। मान लीजिए 100 स्टूडेंट रखे हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो जब 100 स्टूडेंट पढ़ रखे हैं तो वहाँ पे दरवाजा बंद, मान लीजिए दरवाजा बंद है, ठीक ना। तो जब 100 स्टूडेंट है सिर्फ कमरे के अंदर, क्लासरूम के अंदर है, तो वो हमारा क्या है, एक समुच्चय है। क्या है, एक समुच्चय है। समुच्चय हमारा यही होता है कि किसी चीज का संग्रह ही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इसमें हमारा यूनियन भी आता है और इंटरसेक्शन भी आता है, ठीक ना। हम आपको सब कुछ समझाएंगे, बस आप अपने अंदर धैर्य रखिएगा। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आप जड़ मजबूत है, आपकी जड़ अगर मजबूत है, तो जो आपका ऊपरा हिस्सा होगा ना, ऊपरी हिस्सा होगा, वो बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही मजेदार होगा, ठीक ना। जैसे कि अभी तक देखिए धान की खेती चली है। धान की खेती में क्या करते हैं, नीचे से जड़ से कीड़े काटने लगते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, दवा डालते हैं। जैसे कि अगर हम जड़ से जो कीड़े काटेंगे तो जो ऊपर पत्ती होती है वो पीली हो जाती है, पीली पीली पड़ जाती है, ठीक है। तो हम दवा डालते हैं उसमें। जब दवा डालेंगे तब हमारा दवा असर करेगा और दीमक को खत्म करेगा, और पीली जो पत्ती थी हमारी वो हरी हो जाएगी, ठीक ना। उसी प्रकार से हमारे ये भी है, अगर हम बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे तब हमें समझ में आएगा, अन्यथा हमें समझ में नहीं आएगा। इतना तो आप मानते ही है ना। चलिए देखिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं कि एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, तो वो हमारा क्या है, एक समुच्चय है, सेट है, ठीक ना। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि उस क्लासरूम में 100 बेंच रखी गई है जिसपे आप बैठ कर पढ़ते हैं, 100 बेंच रखी गई है, 100 बेंच है, ठीक ना। तो वो भी हमारा एक समुच्चय है, ऐसा नहीं है। तो बेंच हमारे किससे संबंधित है, बेंच जो हमारी है वो बच्चों से संबंधित है। कैसे, अगर वो बेंच है वहां पर तो बच्चे आके उस पर बैठते हैं, ठीक है ना। बच्चे ही तो बैठते हैं, अन्यथा जानवर तो नहीं आके बैठता है। जब बच्चे बैठते हैं तो वही हमारा क्या है, समुच्चय है। लेकिन ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, क्योंकि वहां बच्चों से संबंधित है। क्या है, बच्चों से संबंधित है। दूसरा हमारा टॉपिक है रिक्त समुच्चय, ठीक ना। वो बच्चों से संबंधित है, यही तो हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है।
ठीक है, समुच्चय तो है लेकिन रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय हमारा कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संग्रह दिया गया हो अलग अलग करके, एक थैला हमारे पास है, इस थैले में एक हमारा पेड़ दिया गया हो, एक आम है, कोई फल दिया गया, कोई अन्यथा मतलब कई सारी चीजें दी गई हो, तो ये हमारा क्या थैला तो एक ही है जिसके अंदर कई चीजें रखी हैं। थैला में जो चीजें हैं वो एकत्रित है, इकट्ठा है, तो यही हमारा क्या है समुच्चय है। समझ में आ गया ना। थैले में हमने सेब रख दिया है, केला रख दिया है, अंगूर रख दिया है, ठीक है ना, अदरवाइज और भी चीजें हमने रख दी है, मतलब कई प्रकार की हमने चीजें उस थैले में डाल दी है, तो वही हमारा क्या है समुच्चय है, सेट है। किसी चीज के संग्रह वही हमारा सेट और समुच्चय कहलाता है। समझ में आ गया ना आपको ये चीज, समुच्चय सेट हमारा क्या होता है यही, ठीक है। क्लास 11 सेट समुच्चय हमारा बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस अगर आप जो चैप्टर का नाम होता है ना, अगर उस नाम को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और समझना क्या है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़े हम। देखिए इसमें कई सारी चीजें होती है, अदरवाइज कई सारी चीजें का मतलब क्या हो जाता है, इसमें एक रोस्टर विधि आती है। कौन सी आती है, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। इसमें किसमें आती है, समुच्चय और उनका निरूपण, ठीक है ना, समुच्चय और उनका निरूपण हम शुरू कर रहे हैं। तो हेडिंग हम अदरवाइज इन सभी को हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप दिक्कत कर ले जाएंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक समझा रहे हैं। बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सर कौन सा टॉपिक समझा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, समुच्चय और उनका निरूपण। एक इसमें होता है रोस्टर विधि और एक इसमें होता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है, समुच्चय निर्माण। फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड हमारा, इसमें दो ही विधि होती है, समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि। अब आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, मतलब जिसमें हम समुच्चय का निर्माण करते हैं वो हमारी जाती है, और दूसरी हमारी क्या रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि आपको मैं समझाऊं, चलिए देखिए रोस्टर विधि। सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि रोस्टर विधि, देखिए रोस्टर विधि हमारी क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि 7 जो हमारा एक विषम संख्या है, क्या है 7 जो हमारा एक विषम संख्या है, ठीक ना, विषम संख्या है, ये तो सभी को पता है 7 हमारा विषम संख्या है। 7 सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, ये तो सभी को पता है, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो अगर हम ये बोल दें कि 7 से पहले जितने भी सम हैं उन सभी को लिखो, तो आप लिखेंगे ना, 7 से पहले जितने सम नंबर हैं उन सभी को हम लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में। किसमें लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में। हमेशा किसमें लिखते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। 7 से पहले जितने भी सम है, सम का मतलब जो कट जाए सीधे सीधे, ठीक है। 2 हमारा है, 4 है, 6 है, ठीक ना। यही हमारा क्या है, रोस्टर विधि है। यही हमारा क्या है, रोस्टर विधि है। अगर हम आपसे ये बोल दें कि 9 हमारा एक विषम संख्या दिया गया है, ठीक है, 9 हमारा क्या है, विषम संख्या दिया गया है, तो इससे पहले जितने भी सम नंबर है उन सभी को लिखो। तो इनसे जितने पहले सम नंबर है उन सभी को लिखना है मझले ब्रैकेट में। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, रोस्टर विधि है। क्या हमारा है, रोस्टर विधि है। समझ में आया आप सभी लोगों को, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 8 जो है वो सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। तो 8 से पहले जितने भी विषम संख्या है उसको हमें लिखना है, यही हमारा है। 8 से पहले जितने विषम संख्या दिए गए हैं उसको हमें लिखना है। तो 8 से पहले विषम संख्या कितनी होती है, 1 हमारा होता है, 3 होता है, 5 होता है, और हमारा क्या होता है, 7 होता है, ठीक ना। यही इसमें किसको लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में, इसमें मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। यही हमारा क्या है, रोस्टर विधि है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए आपको और भी एग्जांपल देते हैं, समझाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए हमारे पास 42 विभाजित करने वाली सभी प्रकृत संख्याओं का योग दिया गया है। 42 को विभाजित करने के लिए सभी प्रकृत संख्याओं का योग दिया गया है। इसको 42 को विभाजित करने के लिए, चलिए अब 42 को आप विभाजित करके दिखाइए। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। 42 को विभाजित करने वाली प्रकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 6 7 14 21 42 दिया गया है, ठीक ना। क्या दिया गया है, 42 को विभाजित करने वाली प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या। उसके बाद क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में है प्रकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है ना। विभाजित करने वाली प्रकृत संख्या का हमें क्या दिया है, समुच्चय यानी कि सेट दिया गया। कितना दिया गया है,
मझले ब्रैकेट में 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक ना। और किससे हमारा विभाजित होगा भैया? 3 से होगा, 6 से होगा, 7 छक 42 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 7 छक 42 हो जाएगा। और फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 दूना 14 हमारा आ जाएगा, ठीक ना। क्या आ जाएगा हमारा? इसको हम हटा देते हैं, 14 आ जाएगा, ठीक ना। अब 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा। उसके बाद क्या हमारा आ जाएगा? कौन सी संख्या आ जाएगी? 42 आ जाएगी। एग्जाम्पल सब ये है, 42 आ जाएगी, ठीक ना। ये हमारा दिया गया है 42 को विभाज्य करने वाली प्रकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया, सेट दिया गया, ठीक ना। ये हमारा है 42 को विभाजित करने वाली। जैसे कि अगर हम बोल दें कि मान लीजिए हमें 8 को विभाजित करना है, ठीक ना। 8 को विभाजित करना है, प्रकृत संख्या हमारा सेट इसका क्या दिया गया, ठीक ना। प्रकृत संख्या का समुच्चय क्या दिया गया है, तो हम इसको क्या करना है? हम इसको 8 से विभाजित करेंगे, ठीक ना। तो 8 से करेंगे, ये तो 1 से कट जाएगा, मान लीजिए 1 से कट गया, ठीक ना। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 से कट जाएगा हमारा, ठीक ना। 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 हमारा जगह 3 से नहीं कटेगा। 4 दूना 8 हो जाएगा हमारा, 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना 10 हमारा जगह, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि खुद से कटेगा, यानी कि इसका कितना आ गया है? विभाजित करने के लिए 42 को हम विभाजित करेंगे 1 2 4 8 से विभाजित करेंगे, ठीक है ना। कोई भी संख्या होती है वो 2 नंबर से, अगर विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए 7 दिया गया है, जैसे कि हम आपको बोले हैं 7 एक विषम संख्या, ठीक ना। 7 2 संख्याओं से कटेगी। अब आप ये बोलोगे सर विषम संख्या तो कटती नहीं है, तो कैसे 2 संख्याओं से कटेगी? मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा विषम संख्या होती है 7 है, 7 खुद से भी कटेगी। 7 एकम 7 भाग देते हैं ना, 7 एकम 7 आप बोलते हैं ना, तो 7 7 से, यानी कि 7 खुद से कटेगी और 7 जो हमारा 1 से भी कटेगी। यही हमारा है रोस्टर विधि। क्या हमारा है? यही रोस्टर विधि है, ठीक ना। जिनको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज से हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के हमारे स्वर दिए गए हैं, स्वरों का समुच्चय। ये भी हमारा एक रोस्टर विधि है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ब्रैकेट में। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? टोटल कितने स्वर होते हैं? 6 स्वर होते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। क्या है? स्वर है, ठीक ना। व्यंजन नहीं है, स्वर। स्वर मतलब टोटल कितने? 6 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? जितने हमारी संख्या होती है उसमें से हम 6 घटा देंगे, वही हमारा व्यंजन आ जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया ना। तो ये भी क्या हमारा एक रोस्टर समुच्चय, क्या रोस्टर है, ठीक है, जिसे हम श्रेणी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिसूची, या हम कहते हैं श्रेणी विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ रहा रोस्टर विधि। अब चलिए हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारा होता है एक जेड होता है, ईयर होता है, इनको मिटा देता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ इसके बाद, ठीक ना। रोस्टर विधि तो हो गया है। अब हमारा क्या बचा है? समुच्चय निर्माण विधि। उसको भी हम आपको समझाएंगे, उसको भी समझाएंगे, ठीक ना। क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ ये पहला प्रश्नावली इसी के आधार पर दिया गया है। पहला प्रश्नावली जो हमारा दिया गया है वो इसी के आधार पर दिया गया है। यहाँ पे एक यन होता है, यहाँ पे देखिए संख्या हमारी होती है, यन होती है, जेड होती है, फिर क्या होती है? क्यू होती है, फिर आर होती है, क्यू होती है, आर होती है, फिर क्या होता है? जेड प्लस होता है, आर प्लस होता है, क्यू प्लस होता है, जेड प्लस होता है, आर प्लस होता है, क्यू प्लस होता है, ठीक ना। एक बात अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समुच्चय में ऐसे पूछे जाते हैं। इसका मतलब जानना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, ज्ञान का मतलब नेचर, नेचुरल जिसे बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रकृत संख्याओं का, प्रकृत संख्या का समुच्चय, ठीक ना। जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। जेड मतलब क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। का समुच्चय, ठीक ना। क्यों मतलब हो जाता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय
संख्या का समुच्चय। आर मतलब होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आर मतलब वास्तविक, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय। अब जेड प्लस का मतलब प्लस है, यहाँ पे कुछ कोई चिन्ह नहीं दिया गया, तो यहाँ पे प्लस है, तो जेड प्लस यानी कि धन पूर्णांकों का संख्या। हम ये करेंगे धन पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक ना। आर प्लस वास्तविक संख्याओं का, धन वास्तविक संख्या, धन वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। क्यू का मतलब क्या हो जाता है, धन परिमेय संख्या। संख्या का समुच्चय। आप इस सिंबल को जरा नोट कर लीजिएगा, कहीं किसी बुक में या अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा। एन का मतलब हो जाता है प्रकृत संख्या का समुच्चय, जेड का मतलब हो जाता है पूर्णांकों का समुच्चय, और क्यू का मतलब हो जाता है परिमेय संख्या का समुच्चय, आर का मतलब हो जाता है वास्तविक संख्या का समुच्चय। यह मतलब नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक ना। जेड मतलब माना जाता है पूर्णांक, ठीक ना। क्यू मतलब हो जाता है हमारा परिमेय, आर मतलब हो जाता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब जहाँ पे जेड प्लस हो वहाँ पे धन पूर्णांक होता है, जहाँ पे आर प्लस हो वहाँ धन वास्तविक होता है, और जहाँ पर क्यू प्लस हो तो वहाँ पे धन परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। बस आप इसको इतना याद कर लेना, ठीक ना, और कहीं पर इसको नोट कर लेना, क्योंकि रियल नंबर में इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होने वाला है, ठीक ना। इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। सो प्लीज आप सभी लोग इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम आपको, ये तो हो गया सभी का। चलिए अब आपको हम कुछ और समझा देते हैं, क्योंकि देखिए समझना समझाना तो लगा रहता है, बस अपने माइंड को एकाग्र करके देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक ना। आप अपने माइंड को एकाग्र करके देखिए, समझिए, उसके बाद आपको पास होने में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय के लिए वास्तविक संख्या एक इसमें अवयव होता है और एक सदस्य भी होता है, ठीक ना। अवयव, इसमें एक अवयव भी होता है, अवयव। अब आप ये बोलोगे सर अवयव, अवयव, अवयव मतलब जानते क्या होता है। देखिए जिसमें हम लिखते हैं समुच्चय को, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं तो हम किसमें लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं, इसको समुच्चय, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, जीवन में क्या होता है, बड़े अक्षरों में ए हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास बी दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है, सी दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, फिर एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, जेड दिया गया है, ईटीसी आदि करके मतलब यह दिया गया, ठीक ना। अब क्या बोलता है, समुच्चय को ये लिखा जाता है, समुच्चय को लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव को, अब तक क्या बोला है, समुच्चय को लिखा जाता है। अब समुच्चय के अवयव को क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया गया हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ईटीसी, ठीक ना। अंग्रेजी वर्णमाला के, जहां पर अगर बात की जाए अवयव की,
अवयव को हम किसमें लिखेंगे? छोटे अक्षरों में लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के या जिसे बोलते हैं जो हमारा ABCD होता है उसमें कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? जब बात की जाए समुच्चय के अवयव की तब हम क्या करेंगे? समुच्चय को नहीं, समुच्चय के अवयव की ऐसे लिखे। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे समुच्चय के अवयव को ऐसे, हाँ, समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ABCXYZ दिया गया है, ये हमारा स्मॉल लेटर है। अब समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं, जैसे कि ABCD कैपिटल में ABCXYZ, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हमारा, जैसे कि अभी हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या क्या है? A है, E है, I है, O है, U है, ठीक ना। ये क्या है? स्मॉल में है। ये क्या है? स्मॉल में है। तो हम इसको किसमें पढ़ेंगे? अवयव के रूप में पढ़ेंगे, ठीक ना। किसके रूप में पढ़ेंगे? इसको हम अवयव के रूप में पढ़ेंगे। अगर हम ये बोल दे कि A है, ये हमारा है, E है, ये हमारा I है, ये O है, ये हमारा U है, इसको हम किसमें पढ़ेंगे? समुच्चय में। सिर्फ सीधे डायरेक्ट किसमें पढ़ेंगे? डायरेक्ट हम इसको समुच्चय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम अवयव में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम इसको समुच्चय में पढ़ेंगे। ये हमारा होता है, ठीक ना। अब देखिए समुच्चय में एक अवयव होता है, अवयव बोले या सदस्य बोले या मैं बोले या है बोले या बोले, कुछ भी बोले, लेकिन उसको प्रदर्शित करने के लिए एक हमारे पास प्रतीक होता है जिसको हम बोलते हैं इप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन। इसको थोड़ा सा मिटा दो, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक ना। अब आपको जरूर समझ में आएगा। अवयव, अवयव की बात करते हैं जो हम आपको समझाए हैं, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं क्या है? अवयव। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, हाँ, एक हमारे पास A का, स्मॉल A का समुच्चय A में है। क्या है? स्मॉल A का समुच्चय A में है, ठीक ना। तो जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपको बोले कि हमारे पास एक प्रतीक होता है अवयव को प्रदर्शित करने के लिए या सदस्य को प्रदर्शित करने के लिए या मैं या है को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास एक प्रतीक होता है। उस प्रतीक को हम समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए A, स्मॉल A समुच्चय A में है। क्या है? स्मॉल A जो हमारा है वो किसमें है? समुच्चय A में है। या हम ये बोले A का एक अवयव है। क्या बोले? A का एक अवयव है, ठीक है। क्या हम ये बोल सकते हैं स्मॉल A समुच्चय A का एक अवयव है। क्या है? स्मॉल A समुच्चय का एक अवयव है। जब इसमें एक अवयव रहेगा तो हम इसको किस रूप में प्रदर्शित करेंगे? A इप्सिलॉन A, ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? A इप्सिलॉन A। अब देखिए प्रतीक, जब जहां पर अवयव बोले, अवयव बोले या हम इसे, देखिए अवयव बोले या हम इसे या के रूप में बोले, सदस्य बोले, क्या बोले? सदस्य बोले, ठीक है। बात एक ही है, अवयव का मतलब सदस्य हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है A जो है समुच्चय A का एक सदस्य है। क्या है? एक सदस्य है। या हम इसे ये बोले A जो है समुच्चय A का एक है। क्या है? शब्द हमारा है, अंतर इसका एक संबंध है, ठीक ना। या हम इसे संबंध बोले या अवयव बोले या सदस्य बोले या A में है, या है का प्रयोग करें या में का प्रयोग करें या का प्रयोग करें, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, आपके सुटेबल रहेगा आपको समझने के लिए, अवयव बोले या सदस्य बोले, ठीक है। ये बोला है कि A समुच्चय A में, समुच्चय A का एक अवयव, अवयव यानी कि समुच्चय या हम जिसे सदस्य बोलते हैं, ठीक ना। तो हम इसको किस रूप में प्रदर्शित, जब अवयव रहेगा तो क्या करेंगे? A इप्सिलॉन A करेंगे। जैसे मान लीजिए स्मॉल A है समुच्चय B, समुच्चय B का एक अवयव नहीं। क्या है? एक अवयव नहीं है। अब कैसे हो सकता है भैया? समुच्चय जो है, A समुच्चय है, A का जो स्मॉल A जो है वो A का समुच्चय है, ठीक है। एक अवयव है या एक समुच्चय है तो A का है। तो अगर हम ये बोलते स्मॉल A जो है वो स्मॉल B का एक अवयव है, तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब ये हमारा नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A नॉट इप्सिलॉन, A नॉट इप्सिलॉन B। क्या लिखेंगे? A नॉट इप्सिलॉन B। अगर अवयव है
तो हम इप्सिलॉन करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, इप्सिलॉन करेंगे, इप्सिलॉन क्या करेंगे, इप्सिलॉन करेंगे। अगर अवयव नहीं है तो हम इप्सिलॉन नहीं करेंगे। यही हमारा क्या होता है, समुच्चय होता है। अब यही जिसे हम बोलते हैं समुच्चय और उनका निरूपण, क्या बोलते हैं, समुच्चय और उनका निरूपण। यही है, इससे ज्यादा और कुछ दिया नहीं गया, ठीक ना। चलिए, हमारा रोस्टर विधि भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं संपूर्ण समुच्चय का विधि, ठीक ना, क्या समुच्चय का विधि। चलिए, इसको हटाते हैं, मिटाते हैं, समझाते हैं, ठीक ना। ये हमारा इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक ना। हम आपको अगले वीडियो में भी समझा देंगे कि हमारा जो है प्रश्नावली वो किस आधार पे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, एक नाम दिया गया है स्कूल, ठीक ना, SCHOOL। स्कूल का स्पेलिंग नहीं होता भैया, सभी लोग को पता है, स्कूल हमारा है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, रोस्टर विधि ये हमारा कहता है, अभी तो रोस्टर विधि में बता रहा हूँ कि रोस्टर विधि हमारा ये कहता है जो एक बार आ गया है, ठीक ना, मतलब कॉमन जो है, जिस नाम में कॉमन है उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ये तो हमारा स्कूल है, स्कूल में SCHOOL है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रोस्टर विधि में SCHOOL लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये रोस्टर विधि ये हमारा कहता है कि कॉमन चीज ना मिले, मतलब जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जो हमारा कॉमन है हम उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो हमारा कॉमन नहीं है हम उसको एक ही बार तब भी लिखेंगे, और जो कॉमन है तब भी हम उसको एक ही बार लिखेंगे। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा होता है रोस्टर विधि। अब हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि के ऊपर, ठीक है ना। चलिए, समुच्चय निर्माण विधि क्या है, हम समुच्चय को निर्माण देते हैं, मतलब बनाते हैं, नया समुच्चय बनाते हैं, वही हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। जैसे कि मान लीजिए समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव की, यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त बुक्स है, उसमें बता रहा हूँ। देखिए, समुच्चय निर्माण रूप में देखिए किसी समुच्चय के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में हमारा क्या है, ये नहीं होता है। तो क्या बोला, उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास समुच्चय जो दिया गया था, समुच्चय जो हमारे पास उदाहरण के लिए दिया गया था, स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर दिया गया था, ठीक ना। स्वर में क्या बोल रहा था हमारा है कि हमारे पास है ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। यही हमारा बोला था स्वर है, ठीक ना। समुच्चय ये भी है, इसके अवयव के सर्वनिष्ठ गुणधर्म, इसके प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इस गुणधर्म का कोई अन्य अक्षर नहीं है, मतलब इस स्वर में कोई और अक्षर है नहीं है। जब इस स्वर में कोई और अक्षर नहीं है तो इस समुच्चय को बी से निरूपित करते हैं। मान लीजिए इस समुच्चय को हम बी से निरूपित करते हैं, ठीक है ना, बी से निरूपित करते हैं तो एक्स रेशियो यक्स कैसे होगा, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए, इसमें जो स्वर दिया गया इसके अलावा कोई और संख्या है, इसमें कोई और संख्या है, कोई और स्मॉल है, ABCD के अलावा कोई है, बी है या एफ है, जेड है, कोई ये नहीं है, तो इसको मान लीजिए बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रेशियो एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, क्या है ये, एक स्वर है, ठीक ना, एक्स रेशियो एक्स के अनुपात में, ठीक ना। समझ में आ गया ना। इसका मतलब होता है कि देखिए किसी समुच्चय के अवयव को वर्णन करने के लिए हमें यक्स का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, किसका, यक्स का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने लिखा है एक्स रेशियो में एक्स का प्रयोग करना पड़ता है। और देखिए एक्स के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर वाई हो गया, जेड हो गया, वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम जेड का, वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं और जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर यक्स ना हो तो तब हम कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए उपरोक्त कोलान लिखते हैं, कोलान के चिन्ह के बाद समुच्चय अवयव के विशिष्ट गुणधर्म फिर संपूर्ण कथन के मझले कोष्ठक में रखे जाते हैं, ठीक है। समुच्चय भी के वर्णन या सभी समुच्चय जो हमारे हैं जे होते हैं। समझ में आ गया ना, यही हमारा
कहने का मतलब ये है कि समुच्चय को हम फिर से बनाते हैं, समझाते हैं आप सभी लोग, ठीक ना। तो जानकारी अच्छी लगी हो आप सभी लोगों को, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने आपको समझाया है समुच्चय और उनका निरूपण, ये तो समझ में आ गया। अब इसी के आधार पे हमारा पहला प्रश्नावली दिया है। प्रश्नावली नंबर 1.1 समुच्चय की पहली प्रश्नावली को आज हम सॉल्व करेंगे। और पहली प्रश्नावली हमारी बहुत ही छोटी सी है, जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो हमारी प्रश्नावली पहली है वो रोस्टर और समुच्चय निर्माण के ऊपर आधारित है। बस इन दोनों चीजों के ऊपर हमारी ये पहली प्रश्नावली आधारित है, ठीक ना। हमें इसमें ये देखना है कि हमारा इसमें संग्रह यानी कि समुच्चय क्या है और क्या समुच्चय नहीं है। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, देखते हैं और समझते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, हमें इसमें छांटना है। टोटल इसमें 9 प्रश्न दिए गए थे, जहां तक मेरी उम्मीद है मैंने 6 प्रश्न लिख दिए हैं, बाकी 4 प्रश्न को आप कर लेना, ठीक ना। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से करना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोला है, समुच्चय है, हमें इसमें देखना कि क्या इसमें समुच्चय है और क्या यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय का मतलब आपको पता है कि किसी चीज का संग्रह है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, पहला जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। संग्रह मतलब क्या होता है, समुच्चय मतलब कोई चीज हमारी दी, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक हमारी संख्या दी गई है, यह एक समुच्चय है। इसका संख्याओं का यह एक समुच्चय मतलब जो चीज इकट्ठा है, एकत्रित है, उस वही हमारा क्या है, समुच्चय है, संग्रह है। समझ में आ गई बात ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला वाला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं, जनवरी हमारा हो गया, 1 जुलाई हो गया, जून हो गया, कोई और है, दिसंबर तो हमारा डी से शुरू होता है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, ठीक है, मई नहीं है, अप्रैल नहीं है, मार्च नहीं है, जनवरी है और जून है, जुलाई, टोटल 3 है, ठीक ना। 3 है, कौन से हैं, जनवरी, ठीक ना, फिर जून, फिर जुलाई, टोटल 3 महीने हैं, ठीक ना। जब ये टोटल 3 महीने हैं, अब ये 3 महीने क्या हो जाएंगे, हमारा एक समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने होते हैं, ठीक ना। 12 महीने में 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं, तो ये क्या हमारा जनवरी, जून और जुलाई, टोटल 3 है, ठीक ना। तो यह एक संग्रह हो जाता है, क्या हो जाता है, संग्रह हो जाता है, मतलब यह एक समुच्चय, मतलब इसमें 3 चीजें मिली, मतलब यह इकट्ठा है। समझ में आ रही बात को ना, मतलब जो चीजें एक साथ होती हैं वही हमारा समुच्चय होता है। इसमें जनवरी भी है, जून भी है, जुलाई भी है, जे अक्षर शुरू होते हैं, तो यह एक हमारा क्या है, समुच्चय है। हम इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे सही मार देंगे या हम सीधे लिख देंगे समुच्चय। क्या लिख देंगे, समुच्चय। पहला हमारा क्या है, समुच्चय। यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, तो हमें इसमें समझना है, ठीक है, समुच्चय है कि नहीं है। तो पहला वाला हमारा क्या है, समुच्चय है। क्या है, हमने इस पे ट्रिक मार दिया है, सही का निशान भी मार दिया है, मतलब ये क्या है, समुच्चय है। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैंने सही का निशान मार दिया तो समुच्चय है, अगर हमने गुणा का निशान मार दिया तो वह समुच्चय नहीं है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि भारत के 10, दूसरा क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है, लेखकों का संग्रह 10, क्या बोल रहा है, 10 सबसे अधिक, मतलब जो लेखक हैं वो अधिक हो या अधिक ना हो, प्रतिभाशाली हो या प्रतिभाशाली ना हो, लेखक तो लेखक होते हैं, है कि नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। भारत में बहुत सारे टीचर हैं, कोई कम लेवल, किसी को कम जानकारी है, किसी को ज्यादा जानकारी है कि नहीं है। क्या वह टीचर नहीं है, जो बच्चों को पढ़ाता है वह टीचर है, जो बच्चों को पढ़ाता है वह टीचर है, और जो बच्चों को नहीं पढ़ाता वह टीचर नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें कम और ज्यादा की बात नहीं है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, 10 नहीं है, भारत में पूरे 10 ही नहीं है, 10 से अधिक है, 10 से अधिक है, मतलब यह एक संग्रह नहीं है। जो अलग अलग हो वह संग्रह नहीं है, और जो अलग अलग ना हो, एकत्रित हो, वह हमारा संग्रह है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, तो 10 से ज्यादा हमारे यहाँ लेखक है, भारत में 10 से ज्यादा लेखक हैं। जब 10 से ज्यादा लेखक हैं तो वो क्या हमारा है, वो समुच्चय नहीं है। क्या है, समुच्चय नहीं है। तो हम ऐसे इस पे क्रॉस मार देते हैं, गुणा का निशान मार देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समुच्चय, समुच्चय नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, तभी समझ आना, समुच्चय नहीं है, और क्रॉस का हमने निशान भी मार दिया, ठीक ना। ये दूसरा का समुच्चय नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं क्या दिया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अभी क्रिकेट चल रहा हमारा है, विश्व कप चल रहा है, इसमें क्या 11 बल्लेबाज हैं, नहीं है, उसमें से कुछ बैटर भी हैं और कुछ बॉलर भी हैं, कुछ कीपर भी हैं और कुछ फील्डर भी हैं। ऐसे मतलब क्या है, कई भागों में बटे, एक तो हमारा कीपर हो गया है, एक बॉलर हो गया, एक बैटर हो गया, 3 भाग में बटते हैं। तो मतलब सभी 11 बल्लेबाज नहीं है, अलग अलग उसमें है, तो यह एक संग्रह नहीं है। जब ये बोल दिया जाए कि अगर एक साथ हो, मैं कहता हूँ एक साथ हो, एक ही लेवल में एक साथ हो, तो वह हमारा क्या होता है, संग्रह होता है। अगर अलग अलग भी हो, अगर अलग अलग है और साथ में है तो वह संग्रह नहीं है, मतलब जैसे डिफरेंट होगा। अगर मैं आपसे ये बोल दूं
कि एक हमारे पास सेब है, ठीक है ना, हमने एक थैला लिया है, एक थैले में हमने सेब रख दिया है, फिर ये उसी थैले में हमने केला रख दिया है, तो क्या ये संग्रह है? नहीं है, संग्रह नहीं है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीजें रखी गई, मतलब है तो एक ही थैला, इसमें दो अलग अलग चीजें रखी गई है, तो ये हमारा एक संग्रह जो है वो नहीं है। अगर हम ये बोल दें कि एक ही थैले में हमने बहुत सारे सेब रख दिए, सिर्फ सेब ही रखे हैं, तो यह एक संग्रह किसका? सेबों का संग्रह, या सेब, या ये जिसे बोलते हैं समुच्चय। समझ में आ गई बात ना? जो डिफरेंट है फिर भी एक साथ है तो वह समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के पूरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो यह एक समुच्चय नहीं है। तब इसके क्रॉस मार देते हैं, क्या मार देते हैं? गुणा का निशान मार देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समुच्चय, समुच्चय नहीं है। समझ में आ गया ना ये चीज? अब देखिए चौथा क्या बोला है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लासरूम में घुसे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं जितने भी बालक रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, उन सभी का एक इकट्ठा होता है, मतलब सभी छात्र हैं, कोई अन्य चीज नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स बाहर है, ठीक है। क्लासरूम में सिर्फ आप हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, मतलब छात्र हैं, दरवाजा बंद है, तो वहाँ पे सिर्फ क्या रहेंगे? छात्र ही रहेंगे, कोई और तो नहीं रहेगा, छात्र ही रहेंगे। जब छात्र रहेंगे तो छात्रों का एक संग्रह हो जाएगा। किसका हो जाएगा? छात्रों का एक संग्रह हो जाएगा। जब ये छात्रों का एक संग्रह हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय। क्या हमारा हो जाएगा? समुच्चय है। ये मतलब हमारा जो है वो समुच्चय है, समुच्चय है। क्या है? समुच्चय हमारा है। समझ में आ गया ना? सिर्फ वहां पे छात्र रहेंगे, बालक रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, बालक ही रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। अब पांचवें में क्या बोला है? इस अध्याय से आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय से आने वाले प्रश्नों का मतलब इस लेसन से जितने भी प्रश्न आएंगे सभी का एक संग्रह, संग्रह है भैया, ये संग्रह है, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं देगा। इसी चैप्टर से प्रश्न पूछेगा, कोई और चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछेगा। जब इसी चैप्टर से प्रश्न पूछेगा तो यह एक संग्रह हो जाएगा। अब अभी आपको हमने थैले का एग्जांपल दिया है, अगर हम ये बोलते एक थैले में हम 2 केले रख देते हैं और एक सेब रख देते हैं तो ये एक संग्रह नहीं है। अगर हम एक थैले में केवल केले ही रख दें तो वह एक संग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से ये अगर एक चैप्टर से जो भी पूछेगा उसी चैप्टर से प्रश्न पूछेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको समुच्चय पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। अगर मैं आपको बोल दूं रिलेशन एंड फंक्शन से ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, इसमें सांख्यिकी में पूछेगा, क्या पूछेगा? नहीं पूछेगा। रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन जो वो सांख्यिकी में पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, समुच्चय में पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। जो चैप्टर रहेगा उसी चैप्टर का प्रश्न जो है उसी चैप्टर में पूछेगा, अलग नहीं पूछेगा। तो ये क्या हमारा हो गया है? एक प्रकार से हमारा यह क्या है? समुच्चय है। ये हमारा समुच्चय है, समुच्चय संग्रह। समझ में आ गया ना? अब क्या बोला है? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। 100 से कम, 100 से कम कितने होते हैं? 100 से कम मतलब क्या? एक संग्रह, मतलब एक अंक दिया है। इसमें क्या बोला है? एक अंक दिया है, किसका? 100 का दिया है। तो 100 हमारा क्या होता है? 100 का 100 से कम, 100 से कम कितने हो जाएंगे? एक से हम शुरू करेंगे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके ऐसे हम 99 तक लेकर जाएंगे। कहाँ तक लेकर जाएंगे? 99 तक लेकर जाएंगे, मतलब 1 से लेकर 99 तक लेकर जाएंगे। जब 1 से लेकर 99 तक लेकर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 99 तक एक समुच्चय हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक संग्रह है, 1 से 99 तक एक हमारा क्या समुच्चय है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। 100 से कम, 100 से कम जितने भी संख्या रहेंगी वो हमारा क्या रहेगा? एक समुच्चय रहेगा। क्या बोल रहेगा? हमारा एक समुच्चय रहेगा। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना? तो ये हमारा क्या है? सेट है, समुच्चय, समुच्चय है। चलिए बाकी 4 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, उसको आप कर लेना, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, समझ आ गया आपको, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो पहला क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इतनी हिंदी मीडियम, इतनी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ सर समझा रहे हैं कुछ। तो बाकी 4 आप कर लेना और 5 तो हमने कर ही दिए, ठीक है। 6 हमने कर दिए हैं और बाकी 3 जो है वो आप कर लेना। समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 2 दिया गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए a इक्वल टू बदले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट बंद है, ठीक है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई अथवा इप्सिलॉन ई, यार जिसे हम ई जो दिया गया इसको हम पढ़ते हैं इप्सिलॉन अथवा नॉट इप्सिलॉन भरिए। मतलब इसका मतलब संबंध हमें दिखाना है। क्या दिखाना है? संबंध। इप्सिलॉन का मतलब होता है संबंध या अवयव जिसे हम बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको इस इप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया ना आपको? जैसे कि मैं आपको अभी पिछली वीडियो में बताए हैं और समझाए हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे मान दिया गया है ए इक्वल मझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने तक दिया गया है? 6 तक दिया गया है। ध्यान दीजिएगा
6 तक दिया गया। अब हमें सिर्फ इसी में से ही इसको चुनना है, इसमें से 6 में से 1 से लेकर 6 तक से ही चुनना है। अब पहले में देखिए क्या दिया है, 5 से 1। अब 5 में देखिए 5 हमारा यहाँ पर है, 5 जो हमारा यहाँ पर संख्या दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हमारा जाएगा, इप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब जो 5 हमारा है वो ए का अवयव है या ए का सदस्य है, हम ये बोल सकते हैं, सदस्य बोले या अवयव बोले। इप्सिलॉन का मतलब सदस्यता दर्शाना हो जाता है या अवयव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 दिया गया है, तो एक इक्वल टू यहाँ पे 6 संख्या दी गई 1 से लेकर 6 तक, तो ए जो हमारा है मतलब 5 जो है वो ए का सदस्य है, इसे ये प्रदर्शित करता है, ठीक ना। 5 जो है वो ए का सदस्य है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कहीं 8 दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर कहीं 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब 6 तक ही दिया गया है, तो ये नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट इप्सिलॉन। मतलब ये जो 8 जो है वो ए का सदस्य नहीं है, जो हमारा 8 है वो ए का सदस्य नहीं है। जब ए का सदस्य नहीं है तो नॉट इप्सिलॉन, इप्सिलॉन का मतलब सदस्यता होता है या अवयव होता है। मतलब ये जो 8 है वो ए का अवयव नहीं है या ए का सदस्य नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ से 1 से शुरू किया, 1 से लेकर 6 तक, इसमें जीरो को कोई संख्या ही नहीं दी है, इसमें जीरो है ही नहीं, तो जीरो तो हमारा यहाँ पे दिया है, तो जीरो से ए, यानी कि जीरो जो है वो ए का सदस्य या ए का अवयव नहीं है, तो ई नॉट इप्सिलॉन क्या हो जाएगा हमारा, नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पर नॉट इप्सिलॉन बना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथे में 4a, यहाँ पे देखिए 4 संख्या दी गई है, मतलब 4 यानी जो 4 हमारा है वो ए का अवयव है, जो 4 हमारा दिया गया है वो ए का अवयव है या ए उसके सदस्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्या भी दी गई है, तो ये भी हमारा हो जाएगा इप्सिलॉन, ठीक ना। मतलब इसमें इप्सिलॉन मतलब ये अवयव है ए का। अब यहाँ पे देखिए 10 दिया गया है, छठे वाले में 10 दिया गया, 10 इसमें कहीं नहीं है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा। क्या बना जाएगा इसमें, नॉट इप्सिलॉन बना जाएगा, क्योंकि आपको हिंट तो पहले ही दे दिया है, हिंट तो है वो पहले ही दे दिया, एक ब्रैकेट में करके 1 2 3 4 5 6 तक दे दिया, ठीक ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक में जितने भी 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, ये सब जो संख्या दी गई है वो ए का सदस्य है। क्या है वो, ए का सदस्य या ए का अवयव हम बोलते हैं, ठीक ना। तो यानी देखिए यहाँ पे एक जो है वो ए का अवयव है, 2 है ए का अवयव है, 3 है ए का अवयव है, 4 है ए का अवयव है, 5 है ए का अवयव, 6 है वो ए का अवयव है, ठीक ना। तो 5 ए का अवयव है, 8 ए का अवयव नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 संख्या नहीं दी गई, तो 8 इसका अवयव नहीं है। अब देखिए 0 यहाँ पर नहीं दिया गया, तो 0 जो है वो ए का अवयव नहीं है। 4 दिया गया, 4 इसमें दिया गया, 4 जो है वो ए का अवयव है। 2 दिया गया, 2 ए का अवयव है। 10 नहीं है, तो 10 ए का अवयव नहीं है। समझ में आ गई बात ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, ये भी हमारा हो गया खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ये आसान है या कठिन है। देखते हैं समझते हैं क्या बोला है। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये हमारे पास टोटल 4 समुच्चय दिए गए हैं, ठीक है। रोस्टर समुच्चय में हमें इसको कन्वर्ट करना है, लिखना है। चलिए करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। पहला क्या बोला है, ए इक्वल एक्स रेशियो एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, ये बोल रहा है, ठीक ना। हमें इसको किस में रूपना है, रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप मतलब समझते हैं ना आपको, हम आपको अभी पिछले वीडियो में समझाया कि रोस्टर रूप हमारा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। तो आंसर आप यहीं से देख सकते हैं, नीले पेन में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए -3 जो है वो एक्स से बड़ा है, ठीक ना। अब जो एक्स है वो 7 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है। तो a इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3, कैसे कि माइनस में तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 और 6, ऐसे हम 6 तक लिखेंगे, ठीक है ना। ये रहा हमारा रोस्टर रूप, ये हमारा क्या है, रोस्टर रूप है। आप इसको आंसर में कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हमारा आंसर, या तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक a इक्वल टू -3 -2, ठीक ना, -1 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ पे 7 तक दिया गया तो 7 से कम हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से कम रहेगा। ये रहा हमारा आंसर। अब यही हमारा क्या है, रोस्टर रूप में है। आंसर हमारा यही है, पहले का आंसर यही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आंसर जो इसका बहुत ही छोटा छोटा है, इसलिए हम सभी प्रश्नों एक साथ ही लिख दे रहे हैं और इसको समझा दे रहे हैं। समझ में आ गई ना, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो हमारा ये पहले का हो गया उत्तर। आप लोग सभी लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है बी में, देखिए दूसरा वाला बी इक्वल ब्रैकेट में एक्स रेशियो एक्स, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है 6 से कम। 6 से कम कितना हो जाएगा हमारा, बी इक्वल
1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो कि 6 से कम है तो 6 से कम हमारा क्या आ जाएगा बी इक्वल हम ऐसे करेंगे बी इक्वल मझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 यही हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 6 से कम है ठीक है। अब प्रकृति संख्या है क्या है प्रकृति संख्या है तो बी इक्वल यहाँ पे दिया है बी दिया है तो बी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 नहीं हो जाएगा सिर्फ 5 ही तक होगा क्योंकि 6 से कम है ना तो 6 से कम है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये हमारा रहा पहले का उत्तर। अब ये रहा हमारा दूसरे का उत्तर बी इक्वल ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 यही रहा हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। पहला और दूसरा उत्तर हमें मिल गया। पहला और दूसरा उत्तर जो हमारा बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है ठीक है ना। अब जिसको समझ में आ गया फटाफट से इसको नोट कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ ठीक है ना क्योंकि डेली यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती रहती है आपसे जिंदगी से रिलेटेड ठीक है ना। अब चलिए तीसरा क्या बोल रहा है सी इक्वल एक्स रेशियो एक्स दो अंकों की ऐसी प्रकृति संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। क्या है योगफल 8 है। दो ऐसी संख्या है जिनका योगफल योग मतलब क्या हो जाता है जोड़ना ऐड करना। योग मतलब क्या हो जाता है ऐड करना ठीक ना। इसका योग कितना है 8 आ जाता है। कितना आ जाता है 8 आ जाता है। चलिए तीसरे को सॉल्व करते हैं 8 आ जाता है तो सी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा मझले ब्रैकेट में दो को जोड़ेंगे दो अंकों की है ना क्योंकि दो अंकों की जब दो अंकों की बोलेंगे तो दो को जोड़ेंगे तो हमारा एक हो जाएगा 4 4 8 4 हो जाएगा ठीक है ना। 44 हो जाएगा आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा ठीक ना। उसके बाद 17 हमारा हो जाएगा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 ठीक है ना। 4 4 8 हो गया 7 1 8 हो गया हमारा ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या जाएगा 6 2 हो जाएगा क्या जाएगा 6 2 हो जाएगा 6 2 हमारा कितना हो जाता है 8 हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 6 2 हो गया हमारा हो गया। उसके बाद 7 5 3 हो गया 5 3 हो गया ऐसी संख्या की जो हमारा 8 हो जाएगा 5 3 हमारा 8 हो जाता है ठीक ना। उसके बाद क्या हमारा हो जाएगा अब जोड़िए उसके बाद हमारा 6 2 हो गया है 6 2 हो गया है। अब हो जाएगा हमारा 8 0 हो जाएगा 8 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इतना ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा 4 4 हो गया है ठीक ना। 6 2 हो गया 8 हो गया 7 1 हो गया है 17 हो गया 26 हो गया 6 2 हो गया ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसका उल्टा तो हमारे यहाँ पर जाएगा 3 5 हो जाएगा 35 को जोड़ेंगे आपस में हो जाएगा हमारा ठीक है ना। उसके बाद 2 को 6 को जोड़ेंगे फिर 7 1 को जोड़ेंगे वैसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा ठीक है ना। 4 4 हमारा 8 हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा 8 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 8 ही मिल जाएगा 5 3 8 हो जाएगा 2 6 8 हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा। मतलब सभी यानी कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें इसका योगफल कितना मिलेगा 8 मिलेगा क्योंकि योगफल ही बोल रहा है। योग मतलब जोड़ना हो जाता है ठीक ना। योग मतलब क्या हो जाता है जोड़ना हो जाता है। इसका आंसर हमें सी इक्वल इसका आंसर क्या मिल जाएगा 44 हो जाएगा 17 हो जाएगा ठीक है ना 62 हो जाएगा फिर 53 हो जाएगा 80 हो जाएगा ठीक है ना फिर 35 हो जाएगा 26 हो जाएगा 71 हो जाएगा ठीक है ना। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। समझिए रोस्टर रूप है ये कौन सा है रोस्टर रूप है यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है ना। ये क्लास 11 का देखिए क्योंकि मैं कहता हूँ जब जड़ मजबूत रहेगी ना तभी आगे चल के हमें फल मिलेगा वरना हमें फल नहीं मिलेगा। अब रोस्टर रूप में लिखना तोड़ के लिखना तोड़ का मतलब क्या हो जाता है जैसे कि देखिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज को जानते हैं कि हमें ये करना है ठीक है तो मैं ये कहता हूँ कि संभव को असंभव सिर्फ आपकी सोच ही बना सकती है कोई और नहीं बना सकता है। सिर्फ आप खुद ही असंभव को संभव बना सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई है। चलिए एक चीज मैं और कह दे रहा हूँ कि देखिए जो हमारा चौथा दिया गया डी इक्वल इसमें क्या दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक TRIGONOME ट्रिपल ए ट्रिग्नोमेट्री यही था हमारा GON ट्रिग्नोमेट्री TRY शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय सभी अक्षरों का समुच्चय। मैं आपको ये चीज हमेशा कह दे रहा हूँ हमेशा कह ही दे रहा हूँ कि जो हमारा इस प्रकार का अक्षर का दिया रहेगा ना इसमें जब दो अक्षर आपस में मिलेंगे ना मतलब एक ही नाम में जब दो अक्षर आ जाएंगे तो हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं उसको क्या करते हैं सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेगा इसका आंसर टी है डी इक्वल क्या है हमारे पास टी है टी एक बार है टी टी यहाँ पर भी टी यहाँ पर भी हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। आर हमारा यहाँ पर भी आर हमारा यहाँ पर भी है तो इसको आर सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जी हमारा यहाँ पर भी जी और कहीं नहीं है तो हम इसको जी लिख देंगे।
ओ हमारा यहाँ पर भी, ओ हमारा यहाँ पर भी, तो हम इसको सिर्फ एक ही बार ओ लिख देंगे, ठीक है ना। एन हमारा यहाँ, एन हमारा कहीं और नहीं है, तो एन हम लिख देंगे, ठीक है ना। फिर एम हमारा, एम के बाद कोई और संख्या नहीं दिया है, तो एम हमारा हो जाएगा। ई 2 बार दिया गया, तो हम इसको सिर्फ ई एक बार लिख देते हैं। उसके बाद हमारा वाई डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ वाई आ जाएगा। यही हमारा हो जाता है शब्द का समुच्चय है। शब्दों के जो अक्षर होते हैं इसका समुच्चय होता है। शब्द शब्द से आपको मैं एक चीज याद दिला दे रहा हूँ। देखिए, अगर हमें वेदना को समझना है तो हमें संवेदना को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर हमें वेदना को समझना है तो हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें भाषा का अनुभव है तो हमें भावनाओं का अनुभव नहीं है। मतलब हम किसी की भावना को समझ नहीं सकते, कोई भी नहीं, मैं ही नहीं, कोई भी नहीं किसी की भावना को नहीं समझ सकता है। समझ में आई बात ना। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूरी तरह से हो गया खत्म। अब तो आपको ये पता हो गया ना कि ट्रिग्नोमेट्री का जो समुच्चय अक्षरों का समुच्चय होता है उसमें एक अक्षर अगर 2 बार आएगा तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब तक तो हमने, देखिए, अब तक हमने जब आपको पिछले वाली वीडियो में समझाता है समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर विधि रूप, ठीक ना। तो रोस्टर हमने समझ लिया है। अब देखिए, अब समुच्चय निर्माण रूप से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या यहाँ से बोल रहा है, पहले वाले में मंझले ब्रैकेट में 3 6 9 12, यानी कि ये दिया गया, ठीक ना। अब ये पहले को हम सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान है। पहला क्या दिया गया, पहला दिया गया है 3 6 9 12 दिया गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स रेशियो यक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए यक्स रेशियो हमारा एक्स ही रहेगा, इससे हम निरूपित करते हैं। आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वीडियो देखिए, अब वहां पे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो 3 दिया गया है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा, ठीक ना। मतलब 3 जो है वो 9 को काटेगा, 6 को काटेगा और 12 को भी काटेगा, ठीक ना। यहाँ पे जब 3 काटेगा एक ही संख्या सभी को काट देगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यन हो जाएगी। यन यानी कि नंबर, यानी कि संख्या हो जाएगी, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल में 3n, ठीक ना। क्या लिखेंगे, 3n लिखेंगे। समझ में आ गई ये बात है आपको। तो जब हम यहाँ पे 3n लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल n, ठीक है, इप्सिलॉन कैपिटल n, ठीक ना। मतलब ये जो n है वो, जो स्मॉल n है वो कैपिटल n का एक अवयव है। क्या है, अवयव है, ठीक ना, अवयव है। इस प्रकार से हम लिखते हैं, या तो फिर हम इसे ऐसे मार देते हैं और के रूप में बोल दें, और एक से शुरू है तो एक हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। डायरेक्टली हम एक लिख देंगे लेस देन इक्वल, ठीक ना, n, फिर लेस देन इक्वल, कितनी संख्या है 1 2 3 4, जितनी संख्या रहेगी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया है, पहला हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक ना। यहाँ पे देखिए x रेशियो x हमेशा हम लिखेंगे, ठीक ना, हमेशा हम लिखेंगे। बाकी ये देखिए 4 संख्या है, 4 संख्या हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना। n हमारा संख्या आया है तो n हम इसको लिख देते हैं टोटल, यानी एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक बार काट दिया, 3 काटेगा तो सभी को काट देगा, एक ही संख्या सभी को काट देगी, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक लिखेंगे, ठीक ना। समझ में आएगा। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में वही चीज दिया गया, ठीक ना, बिल्कुल सेम है। हम ऐसे करेंगे यक्स रेशियो यक्स, ठीक ना, इक्वल में कितनी है, ये जो हमारा 2 है वो 4 को काटेगा, 8 को काटेगा, 16 को काटेगा और 32 को भी काटेगा, ठीक ना। मतलब ये जो हमारा है सभी को काटेगा, तो हमारे यहाँ पे 2n हो जाएगा, क्या 2n हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी हमारा n इप्सिलॉन n क्या है, n इप्सिलॉन n है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 लेस देन इक्वल n, फिर लेस देन इक्वल, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो हमारा हो गया, ये हो गया 5, ठीक ना। ये किसमें हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में। हम इसका समुच्चय को निर्माण कर रहे हैं, मतलब एक नया समुच्चय बना रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात को। चलिए अब देखिए तीसरे में क्या दे रखा है, तीसरा क्या बोल रहा है, मझले ब्रैकेट में 2 4 6 डॉट डॉट करके ये हमारा दिया गया, ठीक ना। मतलब यहाँ पर लास्ट में कोई और संख्या नहीं दी गई, बस हमारा इतना दिया गया, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये जानिए कि ये सम संख्या है। क्या है ये, n सम संख्या का प्रकृत संख्या है, ठीक ना। यानी कि एक सम प्रकृत संख्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, x रेशियो x, ठीक है। ये क्या है, एक सम संख्या, यानी सम संख्या का प्रकृत संख्या है, प्रकृत है, या प्रकृत संख्या लिखिए, या प्रकृत है लिखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 है 4 है 6 है, मतलब ये सब में आ रहा है, किसमें आ रहा है, सब में आ रहा है। तो 8 आएगा, फिर 9, फिर सीधे 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, मतलब जितने भी रहेंगे सब सम ही रहेंगे, विषम कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से ये भी हमारा देखिए चौथा क्या दिया गया है, चौथा में हम यहीं पे लिख देते हैं। चौथा में हमारा क्या रहेगा, यक्स रेशियो यक्स,
क्या रहेगा, एक्स रेशियो यक्स रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक दो, एक है, चार है, फिर सीधे 9 आ गया। क्या है, एक आ गया है, चार आ गया, सीधे 9 आ गया। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, तो इक्वल में n का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, n स्क्वायर कर देंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 में है, यहाँ पे दो, एक दो का अंतर, किसके कितने का अंतर, 2 के अंतर दिखा रहा है, तो n 2 आ जाएगा, ठीक ना, n 2 आ जाएगा। जहाँ ये भी हमारा वही रहता है n n, और हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10, ठीक ना। क्योंकि 10 दहा में 100, 100 तक दिया है, तो 10 दहा में 100, ऐसे अगर हम काटेंगे तो 10 से कटेगा हमारा ये, ठीक ना, सब 10 से कटेगा, 10 हमारा लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा लास्ट में। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई। चलिए, जिनको समझ में आ गई वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर चल रहा है आजकल, ठीक है। तो टोटल जो हमारे 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए, 5 क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक ना। ये समझ लीजिएगा कि ये जो हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर था, ये था हमारा चौथा, 5वां, उसके बाद समझा देंगे थोड़ा सा, उसमें 5वां भी दिया गया, 5वें के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उसको भी हम समझा देंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। इसे बोला कि सभी अवयव को सूचीबद्ध करना है, तो ठीक है ना। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे, तो 3 मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी 3 तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया पहला वाला, ए इक्वल, बदले ब्रैकेट में एक्स रेशियो एक्स, एक विषम प्रकृति संख्या। क्या है, एक विषम प्रकृति संख्या है। तो विषम का मतलब क्या हो जाता है, जो ना कटे अपने आप, सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, ठीक है ना। तो विषम का मतलब यही हो जाता है। चलिए सबसे पहले इसका उत्तर निकाल देते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल, ठीक ना, ब्रैकेट में करेंगे हम 1 3 5 डॉट 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 करके ऐसे हम कर देंगे। मतलब ये कहाँ तक विषम संख्या है इसका कोई अंदाजा नहीं, ठीक है। हमें ये बोला कि सिर्फ एक विषम प्रकृति संख्या है, एक विषम प्रकृति संख्या है। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, 11 है, 13 है, इसके बाद हमारा आ गया है 15 भी हमारा एक विषम संख्या में ही आ जाता है, क्योंकि वो कट भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा 17 भी है, 19 भी है, सब ये विषम संख्या, मतलब ये कहाँ तक गया है ये सीमित नहीं है। तो हमारा ये यही हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना, ये पहले का था। दूसरे का क्या हमारा हो जाएगा, क्या है, बी इक्वल एक्स रेशियो एक्स, एक पूर्णांक है, ठीक ना, एक पूर्णांक है। तो क्या बोल रहा है, -1/2, ठीक है, लेस देन एक्स लेस देन 9/2, ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये एक पूर्णांक संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पूर्णांक संख्या, तो बी को हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हो जाता है, हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, ठीक ना, यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर उसके बाद 4 कर देंगे। ये हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक ना, क्या है, पूर्णांक है। ये तीसरे वाले का होगा, मान लीजिए ये तीसरा का है। चलिए तीसरा का समझा रहे हैं, ये तीसरे का ही आंसर है। एक पूर्णांक है, 4 तक दिया गया एक्स स्क्वायर से, तो 0 1 2 इस प्रकार से हमारा रहेगा, ठीक ना, इस प्रकार से हमारा रहेगा। बाकी ये हमारा पूर्णांक वाला है तो माइनस में चला जाएगा, ठीक ना। तो माइनस में क्या हमारा हो जाएगा, तीसरे वाला का भी समझा देते हैं दूसरा, ठीक ना। ये हमारा माइनस में चला आएगा, किस में आएगा, माइनस में चला आएगा। ये पूर्णांक हमारा दिया गया तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में क्या हमारा है, -1/2 है, ठीक ना, फिर -1/1 है, फिर 0 है, ठीक ना। ये हमारा एक प्रकार से पूर्णांक है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चला जाएगा, ये भी हमारा एक प्रकार से ज्ञान हो जाएगा, ठीक ना। बाकी अगर हम बात करें कि इसके आगे का और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें से जो आपका आएगा वो तो सबसे ज्यादा भैया क्या है। उसके बाद ये बोल रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बुक्स है, इसमें से सारे एग्जाम क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। बोल रहा है कि D = x रेशियो x, LOYAL शब्द का एक अक्षर, मतलब हम आपको बोले जो शब्द है उसमें से सिर्फ अगर 2 अक्षर कॉमन मिल रहे हैं, हम एक ही अक्षर को लिखेंगे, ये तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एल इसमें से एक हटा देंगे, बाकी जो हमारा आएगा वही हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और प्रश्नावली की सबसे आखिरी का क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें सही मिलान करना, मतलब एक दूसरे को मिलाना है कि कौन सा रोस्टर में जाएगा और कौन सा समुच्चय में जाएगा, कैसे हमें पता चलेगा। चलिए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ हमारा दिया गया है बाया है, बाया यही हमारा है, ये हमारा दाहिना है, ये हमारा बाया है, ठीक है। बाया में क्या बोला है, दाहिनी तरफ समुच्चय, ये हमारा समुच्चय में दिया, ये हमारा समुच्चय में दिया, ये हमारा रोस्टर रूप में दिया है, ठीक ना। तो हमें इसका मिलान करना है, ठीक है, आपस में मिलाना है कि कौन सा सही है कौन सा
गलत है। कौन सा किस में मिलेगा, कौन सा किस में मिलेगा। अब यहाँ पे बोला देखिए कि रूट में सॉरी मझले ब्रैकेट में 1 2 3 6 दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा सभी में मिलाइएगा x रेशियो x एक अभाज्य संख्या है कि और 6 की भाजक है। क्या बोल रहा है, 6 की भाजक। भाजक मतलब एक अभाज्य संख्या है लेकिन 6 की भाजक है, तो ये तो नहीं हो सकता भैया, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। ये क्या बोल रहा है कि सीधे 6 की भाजक या प्राकृत संख्या में आ जाएगा, ठीक ना। 6 का सिर्फ भाजक इसमें है। अब देखिए क्या इसमें, देखिए दूसरे में क्या मिल रहा है बी में, x रेशियो x संख्या 10 से कम एक विषम संख्या, तो इसमें विषम संख्या कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो मतलब ये भी नहीं हमारा है, ठीक ना। अब क्या बोला है सी, x रेशियो x एक प्रकृत संख्या है और 6 का भाजक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रकृत संख्या 6 जो हमारा प्रकृत संख्या, ठीक ना, और 6 का भाजक है, कौन सा है, ये 6 जो है वो 1 से कट जाएगा, 6 जो है वो 2 से कट जाएगा, 6 जो 3 से कट जाएगा, 6 जो है वो 6 से खुद से मतलब कट जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला हमारा जो है वो सही हो जाएगा। मिलान हम कर लेंगे ऐसे करके, मतलब पहला वाला सीधे सी में जाकर मिलेगा, पहला वाला किस में मिलेगा, सीधे जाके सी में मिलेगा। अब दूसरा देखते हैं क्या दिया है, मझले ब्रैकेट में 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक ना। फिर से हम ऊपर से देखते हैं कि x रेशियो x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक मतलब 6 जो है वो 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक ना, लेकिन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये जो हमारा दूसरा है वो सीधे जाके पहले में मिल जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अभी हम हटेंगे तो उसके बाद आपको साफ दिख जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा पहला वाला तीसरे में और यहाँ से जो दूसरा है वो सीधे पहले में जाके मिलेगा। अब मैथमेटिक्स दिख रहा है तो मैथमेटिक्स यहाँ पर भी आप इसे डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए बचा ये और ये बचा, तो आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। अगर 4 ऑप्शन दिया है, 2 मिल गया है, अगर एक शेष आपको दिख रहा है कि हाँ यही है, तो बाकी जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया है ये, इस प्रकार से हमें मिलान करना है और यही हमारा हो गया बिल्कुल सही उत्तर, ठीक ना। नंबर नहीं कटेंगे, नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला प्रश्नावली जो वो समझ में आ गया होगा और पहला जो हमारा रोस्टर था वो भी समझ में आ गया होगा और समुच्चय निर्माण विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले समुच्चय की तरफ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।